Assalamualaikum class, this is me Ghulam Nabi, your biology teacher. Okay dear students, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक न्यू चैप्टर है एंड इट इज चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है, ये टाइटल है सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। डियर स्टूडेंट्स, इस टर्म से या इन दोनों टर्म से आप वाकिफ हैं, आप 9th क्लास के अंदर इनको डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल में पाए जाने वाली सेलुलर ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सेल्स को पढ़ेंगे, सेल्स के अंदर होने वाले मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा चीजें एसएलओ के कॉन्टेक्स्ट से या एसएलओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सीखने के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली आर्टिकल है 3.1 जिसका नाम है सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, बेसिकली जो सेल्स हैं हमारे पास वो बेसिक यूनिट है किसका? लाइफ का। मतलब एक चीज याद रखिएगा, लाइफ हमेशा किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक हो गया। और जो लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है और एक ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी कंसीडर किया जाता है जब उसके अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेट्स सपोज ये एक मार्कर है मेरे पास और मैं लिविंग हूं, ये नॉन लिविंग है। हमें डिफरेंस ही यही है कि जैसे मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक है, मैं ग्रो कर जाता हूं, मैं खाना खा सकता हूं, ठीक है, मैं रिस्पायर कर सकता हूं, उसके अलावा मैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करता हूं, बट इस तरह की सारी कैरेक्टरिस्टिक इस मार्कर में नहीं है, तो ये कंसीडर होगा नॉन लिविंग और मैं कंसीडर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वही पोजेस करता है लाइफ। तो लाइफ है चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको बनाने के लिए जो बॉडी के अंदर सबसे बुनियादी एक यूनिट या जुज होता है उसको क्या बोला जाता है? सेल। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि एक दीवार है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ईंटें लगी हुई हैं, तो जो दीवार है वो बेसिकली ईंटों से ही बनी है। तो जो एक ईंट है ना वो सबसे छोटा यूनिट है उस दीवार के अंदर जो पूरी दीवार को बना रही है। तो ईंट बेसिकली बेसिक यूनिट है उस दीवार का। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे ये एक वॉल है, ठीक है, तो इसकी भी बॉडी किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होगी ना, तो इसकी बॉडी का बेसिक यूनिट है सेल और उधर वॉल का बेसिक यूनिट था ईंट। तो ईंट और सेल को कंसीडर करें सेम और वॉल और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर कर सकते हैं सेम, ठीक हो गया। कंपैरिजन में बता रहा हूं आपको, वो बेशक वो नॉन लिविंग है। तो हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो होता है सेल। स्टूडेंट, उसके बाद है सेल क्या करते हैं? बेसिकली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मेकअप है तो वो या उनकी मेकिंग है, ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेकिंग कर रहे होते हैं। किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रोकैरियोट है, चाहे यूकैरियोट है, चाहे मल्टी सेलुलर है, चाहे यूनिसेलुलर है, मिलके किससे बन रहे हैं? सेल से। सिर्फ दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की टाइप यहाँ पर डिस्कस की गई है। पहली टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरी टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट्स, देखें नाम जो है यूनिसेलुलर, नाम ही सजेस्ट करे यूनि मतलब वन, तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होगा, पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, और वो एक ही सेल तमाम तरह के वो फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा होगा जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक प्रॉपर्टी है लाइफ की, आगे हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज वो एक ही सेल अपने अंदर पोजेस कर रहा होगा। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम पीछे डिटेल में पढ़ के आए हैं बैक्टीरिया के बारे में, एक सेल से मिलकर बनते हैं। फिर है इसके अंदर एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है जिसका नाम है अमीबा, बेसिकली एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मल्टीपल एग्जांपल्स और भी हैं इसकी। उसके बाद आ जाते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स मल्टी, नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं न्यूमरस, एक से ज्यादा, तो एक ही बॉडी न्यूमरस बेशुमार स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल से मिलकर बनती है और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। देखें, मल्टी सेलुलर के लिए ये चीज होना बहुत जरूरी है कि आपस में जितने भी सेल्स हैं
उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होना बहुत जरूरी है। मतलब सेल का आपस में एक दूसरे के साथ कॉलोनी, आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। मतलब एक सेल दूसरे सेल से कोई चीज ले रहा है, उसको कोई चीज दे रहा है, तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन सेल्स के अंदर जरूरी है और सेल का आपस में इकट्ठा होकर सेम फंक्शन करवाना जरूरी है। ठीक है, सेम सेल्स का फंक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर इस तरह ना हो तो फिर ऑर्गेनिज्म कॉलोनियल कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं, जिसमें सेल तो एक से ज्यादा होते हैं बट उनमें के दरमियान, उन सेल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं होती। तो मल्टी सेलुलर में सेल एक से ज्यादा है और सेल में कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। तो तमाम सेल्स मिलके काम करते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में तमाम तरह के प्लांट्स, तमाम तरह के एनिमल्स आ जाते हैं और फंजाई भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का, जो कि है सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर 7 बेसिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अगर वो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है तभी हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदरवाइज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। स्टूडेंट, इनमें से जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मूवमेंट, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज रिस्पायरेशन, थर्ड वन इज द होम्योस्टेसिस। सारी टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। चौथी जो प्रॉपर्टी है ग्रोथ, फिफ्थ वन इज द रिप्रोडक्शन, सिक्स्थ वन इज द एक्सक्रीशन एंड द लास्ट एंड द सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द न्यूट्रिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मूवमेंट की, तो एक चीज याद रखिएगा, सेल मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो सेलुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, सेल के लेवल पर बात करें तो सेल कैन मूव, सेल इजीली मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है, स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स हैं जिनको स्पर्म सेल्स बोलते हैं, वो मूव करते हैं क्योंकि उनके साथ लगे होते हैं फ्लैजेला, जो कि उनको मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, अपनी जगह पर रहकर अगर मैं स्टिल भी खड़ा हूं तब भी मेरी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है, सेल्स मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूं तो इस स्पेसिफिक मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। तो इस तरह जो जैसे कि ये स्पर्म्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो दैट मींस कि ये सेलुलर लोकोमोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, बट जगह भी तब्दील हो रही है, तो लोकोमोशन है। तो फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्पल कोट करता है जी, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि डिफेंसिव सेल्स होते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहां पर कोई पैथोजन आया और वहां पर इंफेक्शन के साथ फाइट करते हैं। तो ये भी अपनी पोजीशन को भी चेंज करते हैं। स्टूडेंट, थर्ड वन है इनसाइड सेल्स। अगर कोई सेल लेट्स सपोज मूव नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी जगह पे स्टिल है, तो अब उस सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है। अब वो इनसाइड सेल मूवमेंट कैसे होती है? क्योंकि सेल जो है वो कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, सब चीज जो होती है ना वो हमेशा छोटी होती है। जैसे कि एक इंजीनियर होता है, उसके साथ जो उसके नीचे काम करता है वो सब इंजीनियर है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जैसे कि अगर हम पुलिस रैंक में देखें तो पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक हो गया, तो उसके नीचे सब ऑफिसर मौजूद होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, जो कि उससे छोटा है। तो सेल, तो सब सेलुलर का मतलब क्या होगा कि सेल के ही स्ट्रक्चर होंगे, बट सेल के अंदर होंगे और सेल से छोटे होंगे, लेकिन काम सेल के अंदर अपना अपना अलग और सेल के लिए ही कर रहे होंगे। तो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिस जो कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कुछ खास किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो वो देखिए, उसको चाहिए होती है लाइट। अगर उस सेल के उस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ी तो ये उस जगह पर मूव कर जाएगी जहां पर लाइट पड़ रही होती है। तो इंटरनल सेल मूवमेंट जो होती है, बेसिकली इनसाइड सेल जो मूवमेंट है, इस प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस का फंक्शन भी सेल के अंदर परफॉर्म और होता है, वो रिलेट करते हैं मूवमेंट के साथ। सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है नशोनुमा। तो अब सेल जो है वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं? सेल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक हो गया, टू प्रोड्यूस एनर्जी। अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी। जैसे एग्जांपल ले लें प्लांट्स की, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
जैसे ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इनको एनवायरनमेंट से ही लेते हैं, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब है लेट्स सपोज उन्होंने फूड प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक हो गया, जैसे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनते हैं। अब वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे दो काम किए जा सकते हैं, या तो उस एनर्जी से सेल का कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके, या सेल के अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, या कोई रिएक्शन है जो सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, उसी वजह से उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जा रहा है। तो कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको चलाने के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज की जा सकती है। सो द थर्ड वन इज द रिस्पायरेशन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पायरेशन की। अब देखिए सेल जो है वो एनर्जी लेता है या एनर्जी ड्राइव करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए वो एनर्जी निकालता है। किस तरह से निकालता है, जैसे कि हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये क्या करते हैं, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमंस की या एनिमल्स की, वो इस ग्लूकोज जो कि उनके फूड में प्रेजेंट होती है उसको तोड़ते हैं और उसके नतीजे में क्या निकलती है, एटीपी। अब एटीपी बेसिकली क्या है कि ये एनर्जी का यूनिट है कि सेल ने अगर एनर्जी यूज करनी है ना तो उसको कोई ना कोई करेंसी चाहिए कि फ्ला प्रोसेस के अंदर इतनी एनर्जी चाहिए, तो जितनी एनर्जी चाहिए वो जो यूनिट होगा ना एनर्जी का वो कहलाएगा एटीपी। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट ये एनर्जी करेंसी है और पावर करती है सेल की एक्टिविटी। सो सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं उनको इनकरेज करती है या इनहांस करती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी जी आपके पास जो प्रोसेस था रिस्पायरेशन। द फोर्थ वन इज द एक्सक्रीशन, कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में या उनके लिविंग सेल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही है। ये बेसिकली ये सारी चीजें ना हम सेल लेवल के ऊपर देख रहे हैं। सेल रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, सेल अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करता है। अगर उसके अंदर उसको वो चीज नहीं चाहिए या उसके लिए एक्स्ट्रा तो वो उसको रिमूव कर देगा। दो प्रोसेसेस के जरिए करेगा, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट कर देगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एक चीज याद रखिएगा, इस प्रोसेस के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, और जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। क्योंकि इसी की एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो आपकी एनर्जी उस तरह से नहीं लग रही होती, बल्कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। सेम इज दैट फॉर डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के बाद सेल जो है वो प्रिवेंट हो जाता है ताकि उसके अंदर किसी किस्म के टॉक्सिन सब्सटेंसेस का बिल्डअप ना हो। तो ये था जी प्रोसेस हमारे पास एक्सक्रीशन का। द फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है आप कह सकते हैं टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि आपने इंटरनल एनवायरनमेंट सेल ने अपना क्या रखना है, मेंटेन बाय रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए होता है। हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और नॉट बट यानी कि आप कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सक्रीशन के लिए। तो देखें अब सेल को एक चीज नहीं चाहिए, वो इसके इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो डियर स्टूडेंट सेल क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो उसने मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट किया, ठीक हो गया, ताकि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहे, स्टेबल। और ये सारा प्रोसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह के अक्रॉस ये सारी मूवमेंट का प्रोसेस अकर कर रहा होता है। स्टूडेंट सिक्स वन इज द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है किसी भी चीज का बढ़ना। तो सेल में ग्रोथ किस तरह से होती है, सेल ग्रो बाय टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। सेल अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसके बाद सेल अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को कैटेलाइज कर देते हैं। उसके बाद है कन्वर्ट इनटू सेलुलर सब्सटेंसेस। अब देखो स्टूडेंट होता भला क्या, सेल ने जब ग्रो करना है ना तो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को लेना है, न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद उन्होंने उससे एनर्जी लेनी है, एनर्जी लेने के बाद उन्होंने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है सेलुलर सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। सेल के अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, जैसे हमने इसका जिक्र यहाँ पर भी किया था ना, न्यूट्रिएंट्स को लेगा एनर्जी के लिए और एनर्जी से ये दोनों काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में बेसिकली ग्रोथ जो है वो किस तरह से होती है, सेल के अंदर किसी ना किसी चीज को या सब्सटेंस को अब बिल्डअप करने से ही सेल की ग्रोथ का प्रोसेस अकर करता है। स्टूडेंट लास्ट वन है हमारे पास रिप्रोडक्शन।
सेल अपनी तादाद बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दो तरीके से सेल रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन इज द माइटोसिस, सेकंड वन इज द मियोसिस। माइटोसिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस में वन पेरेंट इन्वॉल्व, मियोसिस के अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। अब माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें एक सेल या एक पेरेंट सेल वो डिवाइड होता है आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, जिनमें क्या होती है, टोटली एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। और वो माइटोसिस का प्रोसेस ग्रोथ के अंदर भी यूज होता है। जैसे कि किसी जगह पर आप कह सकते हैं कि चोट लग गई है, अब वहां पर क्या होता है, स्किन दोबारा से अगर रिपेयर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो किस तरह से हो रही है कि वो स्किन के अंदर सेम सेल्स अगर वहां पर ग्रो करेंगे तो वो टिश्यूज बनाएंगे और अल्टीमेटली स्किन रिपेयर हो जाएगी या अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। आप ये कह सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, तो उसने थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करनी है। तो ग्रोथ किस तरह से होगी कि सेल्स जो हैं वो बढ़े, ठीक है, एक सेल 2 में, 2 4 में, इस तरह सेल की ग्रोथ होनी चाहिए। तो ग्रोथ के अंदर भी माइटोसिस हेल्प करती है। और लास्ट में रिपेयर, बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर जैसे मैंने एग्जांपल दी कि चोट लग जाए तो वहां पे जो रिपेयर का प्रोसेस है वो भी माइटोसिस के जरिए होता है। और मियोसिस के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स, ठीक हो गया। अब वो मेल गैमेट्स हैं तो वो स्पर्म्स होंगे और फीमेल गैमेट्स है तो वहां पर एग्स प्रोड्यूस होंगे और इन दोनों की फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। और इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है सेल्स का और सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस का, और उसके बाद सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किस तरह से है, सेल की कुछ टाइप्स, ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। और डियर स्टूडेंट्स, क्लास में हम लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।